हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 4.2 जो कि क्या है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है और बेसिक भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको बेसिक का नहीं पता होगा तो एक्सरसाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए आज हम क्या करेंगे, बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 4.2 और उसके अंदर क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। क्या आएगी उसके अंदर है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। एक डिटर्मिनेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये स्टडी करेंगे हम। तो देखिए अभी पीछे वाली जो आपकी वीडियो थी उसमें आपने डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, ये सब सीखा। अब आप देखोगे कि उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है डिटर्मिनेंट की, क्या आती है कि भाई अगर आप डिटर्मिनेंट की रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दो और कॉलम्स को कर दो रोज़ में चेंज, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है बेटा वो क्या रहेगी, अनचेंज्ड। उस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। मान लीजिए आपका एक डिटर्मिनेंट है, उसको आपने एक्सपेंड किया, उसकी वैल्यू 20 आई और फिर आपने क्या कर दिया, रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दिया, कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दिया। ठीक है, आप कह सकते हो कि भी मैट्रिक्स की फॉर्म में ट्रांसपोज हो गया उसका, तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही आएगी जो आपकी स्टार्टिंग में थी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट the value of determinant remains unchanged if its rows are changed into columns and columns into rows। ओके, यानी डिटर्मिनेंट की अगर आप रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दो और कॉलम्स को किस में चेंज कर दो, रोज़ में, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है आपकी क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो मेरे पास एक है ये डिटर्मिनेंट 1 2 1 3। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भाई बच्चों हमारी क्या आएगी, 3 - 2 = 1। ओके, अब हम क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो देखिए आपका अगर हम इंटरचेंज कर देंगे किसको, रोज़ एंड कॉलम्स को, तो रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करने के बाद आपका जो डिटर्मिनेंट आएगा, देखो आपके ये रोज़ हैं तो इन रोज़ को हम किसकी फॉर्म में लिख देंगे, कॉलम की फॉर्म में। क्या आ जाएगा, 1 1 2 3। अब देखिए आपकी क्या आएगी वैल्यू, 3 माइनस इधर से 2 वही 1। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई कि डिटर्मिनेंट का जो ट्रांसपोज होता है उसकी वैल्यू उसी के इक्वल होती है। अगर इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंबल की फॉर्म में लिखोगे तो क्या राइट करोगे, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जो है उसकी वैल्यू उसके ट्रांसपोज के इक्वल होती है। भाई रिजल्ट्स जो आपको राइट करवाऊंगी वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, तो नोट्स भी बना लेना और उनको राइट भी कर लेना। ठीक है, यहाँ से बेटा एक रिजल्ट आपका ये भी निकलता है, अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कहें, ठीक है, इफ वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, देन अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, देन ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट। तो ये दो रिजल्ट्स हैं जो आपको इस डिटर्मिनेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी से मिल जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो क्या,
डिटर्मिनेंट इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट, और सेकंड क्या है, अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी फर्स्ट। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी सेकंड पे। तो प्रॉपर्टी सेकंड देखिए आपको क्या कहती है। प्रॉपर्टी सेकंड ये कहती है भी अगर कोई दो रो या दो कॉलम आपने इंटरचेंज कर दिए, ठीक है, मान लो R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कर दिया, R1 की जगह R2 ले गए और R2 की जगह R1, तो उस केस के अंदर आपका जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू जो आएगी बेटा उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आपकी डेफिनेशन जो है या प्रॉपर्टी जो कह लीजिए आप वो राइट कर देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो क्या कहती है सेकंड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज और columns of a determinant are interchanged, then the sign of the determinant is changed। ओके, क्या बोला इसने कि भी अगर आपका जो डिटर्मिनेंट है उसकी कोई भी दो रो या दो कॉलम आप क्या कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे, तो डिटर्मिनेंट का साइन जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी पॉजिटिव थी वैल्यू पहले तो अब नेगेटिव आएगी चेंज करने के बाद, और अगर नेगेटिव थी तो क्या आएगी, पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए, अपना पहले वाला ही ले लेते हैं, हमने लिया था क्या डिटर्मिनेंट 1, ये लिया था 1 2 1 3, ओके 1 2 1 3। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखिए भाई बच्चों अपनी 1 आएगी, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं किसको, दो रोज को, आप कॉलम्स को भी कर सकते हो। अब हमने R1 को इंटरचेंज कर दिया किसके साथ है, R2 के साथ, तो R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कर दिया तो 1 3 ऊपर चला जाएगा भाई और 1 2 आ जाएगा नीचे। अब देखिए आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 -3 कितनी आई, -1, यानी जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू जो आई उसका क्या आ गया, साइन चेंज आ गया। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी कहती है डिटर्मिनेंट के अगर आपने कोई भी दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज किए तो आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, जो पहले वैल्यू थी उसका अपोजिट साइन आएगा। हमने ये रो पे ऑपरेट किया है, अगर आप कॉलम पे ऑपरेट करते, कॉलम पे भी ऑपरेट करके देख सकते हो आप, तो भी आपका वही सेम रिजल्ट आता। पहले वैल्यू अगर 1 थी तो बाद में क्या आएगी, -1 आ जाएगी। ओके, तो ये थी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ ए डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर आएगा हमारा क्या, थर्ड प्रॉपर्टी, वो कहती है कि भी इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ए 0। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर identical then value of the determinant is 0। ठीक है, अगर कोई दो रो या दो कॉलम आपके किसी भी डिटर्मिनेंट के आइडेंटिकल आ जाते हैं, एक जैसे आ जाते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, देखिए आप आपको
एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 2x2 के ही दे रही हूँ, ठीक है, स्मॉल एग्जाम्पल दे रही हूँ बेटा। अगर आप 3x3 पे जाओगे तो उस पर भी सेम अपने एप्लीकेबल होंगे ये। तो देखिए यहाँ पे अपने पास फर्स्ट जो है रो 1 2 है, सेकंड रो भी हमने क्या ले ली, 1 2 ले ली। तो आपकी दोनों रोज जो है वो आइडेंटिकल हैं। तो यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखो क्या आएगी, 2, इधर से -2, तो क्या आई, 0 आई। ठीक है, तो यही ऊपर क्या रखा था। अगर कॉलम आप आइडेंटिकल लोगे तो देखो कॉलम 1 2 और इधर से ये 1 2। अब यहाँ से देखो वैल्यू कितनी आ गई, 2, -2 × 1 ये भी 2, तो क्या आई, 0। ओके, तो ये थी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी कि आपका डिटर्मिनेंट जो है उसकी 2 रोज या 2 कॉलम्स आप आइडेंटिकल बना देते हैं तो वहाँ पे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कौन सी प्रॉपर्टी पे, फोर्थ पे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है, इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय सेम ए कांस्टेंट। भाई मान लीजिए आपका डिटर्मिनेंट जो है वो आपको दे रखा है, आपने उसकी एक रो या एक कॉलम के अंदर सेम कांस्टेंट से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिटर्मिनेंट पे उसका क्या फर्क पड़ेगा ये इन्होंने बता रखा है। तो कह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू उतने ही गुना बढ़ जाएगी जितने आपने जिस स्केलर से या जिस कांस्टेंट से उसको क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले डेफिनेशन लिख देती हूँ फिर आपको अच्छे से समझाती हूँ। तो देखिए इसने कहा है, इफ ईच एलिमेंट in a row or column of a determinant is multiplied by some constant k, then the value of determinant determinant is k times the value of determinant value of original डिटर्मिनेंट। देखो भाई बच्चों, लिखने में तो आपको ये बहुत बड़ी और वो बहुत लंबी चीज़ दिख रही होगी, लेकिन सिंपल सी बात है इसके अंदर कि अगर आपने डिटर्मिनेंट की कोई एक रो सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर ली तो आपकी जो डिटर्मिनेंट की ओरिजिनल वैल्यू थी, नई वैल्यू जो है उसकी उतने ही टाइम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी उससे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए मेरे पास जो डिटर्मिनेंट है वो 1 2 1 3 है। तो भाई बच्चों इसकी वैल्यू 3 - 2 1 आई थी। अब मैं क्या कर रही हूँ, R2 जो है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई किससे, 2 से। ठीक है, R1 में भी कर सकते हो आप, C1 में भी कर सकते हो, C2 में भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं R2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, R2 पे ऑपरेट कर दिया मैंने डबल ऑफ R2। ठीक है, तो R2 को अगर भाई डबल कर दोगे तो देखना क्या आएगा यहाँ पे हमारा 1 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 और ये 6। तो देखना भाई वैल्यू हमारी कितनी आएगी, इधर से ये 6, 2 2 जाए इधर से 4, तो 6 - 4 कितना आया 2। और हमारी पहले वाली वैल्यू कितनी थी भाई बच्चों, 1 थी। नए वाली वैल्यू कितनी आई, 1 × 2। ठीक है, यानी ओरिजिनल वैल्यू 1 जो थी उसकी क्या आएगी, ये डबल आएगी।
क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 टाइम्स आ जाती, 4 से मल्टीप्लाई करते तो 4 टाइम्स आ जाती। यानी जिस भी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करोगे ओरिजिनल वैल्यू उतने ही टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ आ गई ये चीज़? आई थिंक समझ आ गई होगी आपको। इसी पे बेस्ड पीछे मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था एक्सरसाइज 4.1 में, वो भी बेटा इसी थ्योरी पे है, जो कि मैंने क्या बताया था कि k इंटू ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू k की पावर n इंटू ए डिटर्मिनेंट। ये जो रिजल्ट किया था हमने इसी पे बेस्ड किया था। इसमें देखो एक रो में मल्टीप्लाई किया हमने तो उसकी जो वैल्यू है वो 2 की पावर 1 टाइम इंक्रीज हुई। लेकिन अगर मैं दोनों में मल्टीप्लाई कर दूंगी इसको, देखो दोनों में मल्टीप्लाई करके इधर पहली को भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो कितना हो गया 2 4 हो गया और ये आ गया 2 6। तो देखना अब वैल्यू कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, तो 4 आ गया भाई। 4 यानी 1 इंटू कितना हो गया 2 की पावर 2 हो गया। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 टाइम्स यानी 2 की पावर n टाइम्स इंक्रीज हो गया ये। ठीक है, समझ आ गई भाई बच्चों? तो ये थी अपनी प्रॉपर्टी कौन सी, फोर्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए भाई बच्चों, आपको यहाँ पे एक चीज और भी बता देती हूँ मैं आपको कि आप जो है अगर -a का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो उसको भाई बच्चों -1 की पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट भी कह सकते हो। ठीक है, सिंपली ए का डिटर्मिनेंट निकाल के और उसमें उसका ऑर्डर देख लो कितना है और -1 की पावर उतनी क्या कर दो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी -a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। ओके, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए इसने कह दिया ए डिटर्मिनेंट जो है ना वो 3 है और ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, तो आप भाई बच्चों -a डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो वहाँ पे इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो -a का डिटर्मिनेंट जो है वो -1 की पावर ऑर्डर कितना 3 है, 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट कितना था अभी 3 था, इंटू 3 ये करना पड़ेगा। -1 की पावर कितना हो जाएगा 3 -1 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3, यानी -a डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। ठीक है, तो समझ आ गई भाई बच्चों? यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट जो है वो इसी के अंदर हम बता रहे हैं। अब देखो भाई, अगर अपनी ए कोई स्केलर मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की, n की। ठीक है, ए क्या है आपकी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स पता है ना, ए क्या ले लिया हमने, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है जिसका प्रत्येक डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो तो इक्वल होता है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो क्या होते हैं, सारे 0 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए हमारी स्केलर मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की, n की। ऑर्डर ले लिया n, तो वहाँ पे अपने पास क्या आएगा बेटा, एक जो है अपना वो k इंटू कौन सी मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। k इंटू क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स in। ठीक है, क्यों होगा, मान लीजिए a कोई मैट्रिक्स है मेरी, ये मैट्रिक्स है भाई बच्चों 2 0 0 2, तो आप इसको स्केलर मैट्रिक्स कहोगे। अब भाई बच्चों मैंने इसमें से 2 को कॉमन निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा 1 0 0 1, तो a इक्वल टू 2 इंटू क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गई। तो यहाँ पे जो a है अपना, ये k अपना कांस्टेंट हो गया और ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हो गया। तो यहाँ से अब अगर इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो a डिटर्मिनेंट इक्वल टू k इंटू आई, पूरे पे डिटर्मिनेंट लगेगा और इसको जब सॉल्व करोगे तो भाई k की पावर कितना हो जाएगा, ये n, हमने पीछे जो अपना किया था वही k इंटू ए, और इंटू में किसका डिटर्मिनेंट, हमारा यहाँ पे i का डिटर्मिनेंट। तो i का डिटर्मिनेंट भाई बच्चों कितना होगा हमारा, ठीक है, कितना होगा आई डिटर्मिनेंट हमेशा कितना होता है बेटा, 1 होता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के की पावर n आ जाएगा। ओके, ध्यान रखना, अगर कोई भी स्केलर मैट्रिक्स दे दी जाए आपको, ठीक है, तो वो कांस्टेंट की पावर n होगा। मान लीजिए आपकी ये है 3 0 0 0 3 0 0 0 3, आपको इस स्केलर मैट्रिक्स का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है।
तो सीधा सिंपल आप ये भी कह सकते हो इन थ्रीज की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तीनों की, या फिर आप सीधा ये भी कह सकते हो कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे हमारा 3 है, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो पावर 3 की कितनी होगी 3, और 3 की पावर 3 कितना होता है 27। तो आप ये सिंपल डायरेक्ट भी कर सकते हो और ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। इन फॉर्मूला पे बेस्ड बेटा MCQ आ जाते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने 3 फॉर्मूले आपको बताए हैं, तीनों फॉर्मूले ध्यान से करने हैं, MCQs आ जाते हैं इन पे बेस्ड। ओके, तो अब देखिए डिटर्मिनेंट की नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी। उसको नेक्स्ट प्रॉपर्टी तो नहीं कहेंगे, हमें इसी से रिलेटेड कहेंगे, इसी की कॉलरी है फोर्थ की ही। उसमें भी बच्चों क्या क्या है कि अगर हमारा जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसके अंदर किन्हीं 2 रोज या किन्हीं 2 कॉलम्स के एलिमेंट जो है ना वो इस तरह से आए हैं कि प्रोपोर्शनल हैं। प्रोपोर्शनल मीन्स उनकी रेशियो बराबर आ रही है भाई, ठीक है। देखिए हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट में ये अपना एलिमेंट है 1, ये 2, और ये हो गया 2 और ये 4। तो देखो यहाँ पे 1/2 और ये 2/4 1/2। तो जो अपने R1 और R2 के एलिमेंट्स हैं भाई बच्चों, उनकी रेशियो क्या आई, सेम आई 1/2 1/2, यानी क्या है वो प्रोपोर्शनल है। तो इस केस के अंदर भी हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बनेगी भाई बच्चों, 0। डायरेक्ट आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्या है प्रॉपर्टी आपकी, इफ corresponding elements of two rows, any 2 rows or columns of a determinant are प्रोपोर्शनल, ओके, सेम रेशियो में, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इन द सेम रेशियो, रेशियो उनकी क्या हो, बराबर हो, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, देन इट्स वैल्यू इज 0। इट्स मीन्स किसकी वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई बच्चों, इस केस के अंदर 0 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो भाई बच्चों अपना नेक्स्ट जो है 5th प्रॉपर्टी, उसके अंदर क्या कहा इसने, तो 5th प्रॉपर्टी जो है वो हमारी क्या कहती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी में इसने कहा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। तो इसने क्या दिया भाई, इसके अंदर मान लीजिए आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है और उस डिटर्मिनेंट का भाई प्रत्येक एक रो के प्रत्येक एलिमेंट को 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स के सम के रूप में लिख रखा है। तो आपको जितनी भी टर्म्स के रूप में उसने एलिमेंट्स को बना के दिया है उतने ही आप उसके क्या बना सकते हो, डिटर्मिनेंट बना सकते हो, ठीक है। उतने ही डिटर्मिनेंट्स के सम के रूप में राइट कर दोगे। तो प्रॉपर्टी राइट कर लेते हैं हम पहले, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, और कॉलम भी कह सकते हैं आप, यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी आपकी रोज पे लगेंगी साथ ही साथ वो अंडरस्टूड है किस पे होंगी, कॉलम्स पे भी, ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड, यानी उसको शो किया गया हो, लिखा गया हो, ठीक है, एज ए सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, एज ए सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, देन
the determinant then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants। ओके भाई, तो इसके अंदर इसने ये कहा है कि भी आपके डिटर्मिनेंट के अंदर किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट जो हैं, ठीक है, वो दो टर्म्स या उनसे ज़्यादा के सम के रूप में राइट कर रखा है। तो आप भी अपने डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस कर सकते हो एज द सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको राइट करके दिखा देती हूँ मैं। आपका मान लीजिए डिटर्मिनेंट है 2x2 में, ये एग्जांपल दे रही हूँ आपको मैं। आपका है x प्लस ए वाई प्लस बी और यहाँ पे ले लिया हमने अल्फ़ा बीटा, ए बी सी डी वगैरह कुछ भी ले सकते हो आप। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम देखिए, फर्स्ट कॉलम टू एलिमेंट्स के सम के रूप में है, तो आप इसको किसके इक्वल लिख सकते हो? आप इसको दो डिटर्मिनेंट्स के सम के रूप में लिख सकते हो, जिसमें पहला जो डिटर्मिनेंट है उसका फर्स्ट कॉलम एक्स वाई, सेकेंड आपका यूं का यूं अल्फ़ा बीटा, प्लस सेकेंड डिटर्मिनेंट जब लिखोगे उसका फर्स्ट कॉलम होगा ए बी और सेकेंड एज इट इज़ अल्फ़ा बीटा। दोनों ही केसेस में वैल्यूज़ जो आएंगी वो क्या आएंगी? इक्वल आएंगी। वही वैल्यू तो इस डिटर्मिनेंट की होगी सॉल्व करोगे तो, और वही इन दोनों को सॉल्व करके ऐड करोगे तब वैल्यू आएगी। ठीक है भाई बच्चों, तो ये थी अपनी कौन सी प्रॉपर्टी? फिफ्थ प्रॉपर्टी। उसके बाद आ जाते हैं हम कौन सी प्रॉपर्टी पे? सिक्स्थ प्रॉपर्टी पे। तो देखिए हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी अब क्या कहती है? सिक्स्थ प्रॉपर्टी में इसने कहा है हमें प्रॉपर्टी है सिक्स्थ। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है भाई बच्चों, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज अनअल्टर्ड। अनअल्टर्ड मीन्स चेंज नहीं होती, वो जैसी होती है वैसी ही बनी रहती है। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बी एडिड सम मल्टीपल के ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। इसने इसके अंदर ये कहा भाई बच्चों कि अगर हम क्या करते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर उसकी किसी एक रो या किसी एक कॉलम को हम राइट कर देते हैं किसके रूप में? कोई दूसरी रो या दूसरा कॉलम उठा के उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, और फिर यानी कहने का मतलब है जैसे हमने 3.4 एक्सरसाइज में हमारे ऑपरेशंस लगाए थे, अप्लाई किया था रोज और कॉलम्स के ऊपर कि R1 इक्वल R1 प्लस R2 राइट कर दिया, R1 इक्वल R1 माइनस डबल ऑफ R2 राइट कर दिया। तो इस तरह से अगर आप ऑपरेट करोगे तो आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो अनअल्टर्ड रहेगी, यानी वो एज इट इज़ रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या कहा इसने? द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट, the value of a determinant is unaltered if to each element of any row if to each element of any row or column be added some
मल्टीपल के वेयर के नॉट इक्वल टू 0 ऑफ द corresponding elements of any other row or column। कहने का मतलब बेटा वही है, ठीक है। आपने मान लीजिए R1 है, R1 को लिख दिया R1 + 2 × R2, ठीक है। इसने यही बात की है कि भी अगर आप किसी भी रो या कॉलम को राइट कर देते हो एडेड सम ऑफ, यानी सम के रूप में, मल्टीपल के, मल्टीपल 2 कर दिया भाई यहाँ पे, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ले लिए किसके, एनी अदर रो के, ठीक है। तो अगर आप किसी भी रो पे ऑपरेट करते हो या किसी भी कॉलम पे ऑपरेट करते हो, दैट्स रो प्लस या माइनस कोई सेकंड रो, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेके, तो उस केस में आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी भाई, अनचेंज रहेगी, जो वैल्यू थी वही आएगी, ठीक है भाई बच्चों, क्लियर। यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आ जाती है 7th प्रॉपर्टी। तो 7th प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहती है अपने को, 7th प्रॉपर्टी के अंदर इसने दिया है हमें द डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, द डिटर्मिनेंट ऑफ product of square matrices of same order is equal to the product of their respective determinants, of their respective determinants। इसने इसके अंदर ये कहा भाई बच्चों आपको कि मान लीजिए आपके पास कोई दो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर क्या है, सेम है, और दोनों की दोनों कैसी मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो आपको लेनी ही पड़ेगी डिटर्मिनेंट के लिए, ये तो अंडरस्टूड है ही, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या कोई और मैट्रिक्स है उसका तो अपना क्या होगा, डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। किसका एग्जिस्ट करता है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, जिनका ऑर्डर क्या है, सेम है। तो इसने अपने को क्या कहा है कि भाई ए मल्टीप्लाई बी का जो डिटर्मिनेंट होगा वो ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बी डिटर्मिनेंट। रिजल्ट भाई बच्चों आपको याद रखना है, MCQ के हिसाब से ये रिजल्ट भी हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। आपको बेटा बेसिक जो है इसकी कंप्लीट करनी है, क्योंकि बगैर बेसिक के एक्सरसाइज का कोई महत्व नहीं है, एक्सरसाइज समझ आएगी ही नहीं, ठीक है। इसलिए बार बार आपको ये कह रही हूँ कि भी बेसिक आपको अच्छे से करनी है, कंप्लीट वीडियो देखनी है, स्किप कर करके वीडियो नहीं देखनी कि भी स्किप कर दिया और ये आगे प्रॉपर्टी उतार दी नोटबुक में फिर आगे स्किप कर दिया। कंप्लीट पहले सुनो समझो, उसके बाद अपने नोट्स तैयार करो, ओके। तो अब आ जाते हैं हम किस पे, नेक्स्ट आपकी एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ पहले भी। उसके अंदर क्या कर सकते हो, पहली अपनी, चलो एक बार राइट भी कर देती हूँ जो आती हैं आपकी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या आपकी ऑपरेशंस जो आएंगे। तो हम लिखेंगे अब क्या, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस या फिर ऑपरेशंस भी कह सकते हैं आप इनको,
ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या आता है भाई बच्चों, सबसे पहले आएगा इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज। इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज। देखिए जिस बच्चे ने 3.4 एक्सरसाइज अच्छे से समझ के कर ली है उसको इन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज का मतलब किन्हीं टू रोज को इंटरचेंज कर लेना। R1 को इंटरचेंज कर दिया R3 के साथ, या R1 को इंटरचेंज कर दिया किसके साथ है, R2 के साथ, इस तरह से। ठीक है, अगर सिंबल की फॉर्म में लिखे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो RI इंटरचेंज करेंगे किसके साथ, RJ के साथ, जहाँ पे I और J जो है वो किसको दिखा रही हैं, नंबर ऑफ रो को, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाती है सेकंड हमारी जो प्रॉपर्टी आ जाती है इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाय ए नॉन जीरो स्केलर। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, भी आपकी कोई रो है, उस रो के प्रत्येक एलिमेंट को किसी स्केलर या किसी कांस्टेंट के से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सेकंड क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाय any row by a non जीरो स्केलर। नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो भाई बच्चों, जीरो से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो सब कुछ बिल्कुल इजी हो जाता है ना, सब कुछ जीरो ही बना दोगे आप करके मल्टीप्लाई, खाता ही ख़त्म कर दोगे। ठीक है, तो इसलिए आपको मल्टीप्लिकेशन करते वक्त ध्यान रखना है कि आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, नॉन जीरो स्केलर से। जैसे मान लीजिए आपने R1 पे ऑपरेट कर दिया 3 इंटू R1, ओके, इस तरह से। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो क्या लिखोगे, RI एम्प्लाइज एनी स्केलर एनी कॉन्स्टेंट के इंटू RI, ये फॉर्म। नेक्स्ट आ जाते हैं किस पे, हमें थर्ड पे। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहती है कि भी जो मैंने आपको ऊपर बताया था, एडिशन ऑफ ए नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ए एलिमेंट्स ऑफ एनी रो टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द अदर रो। एडिशन ऑफ नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल of the elements of any row to the corresponding elements of the other row। अदर रो, फॉर एग्जाम्पल R1 पे आपने अप्लाई कर दिया R1 प्लस 3 इंटू R2। ठीक है, यानी आप क्या कर रहे हो, इस रो के एलिमेंट्स में ऐड कर रहे हो, यानी इस रो में क्या कर दिया, सेकंड रो को ऐड किया है, किससे मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके। और हमेशा कौन से एलिमेंट्स ऐड होंगे, इन रोज के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, पहला पहले में ऐड होएगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ प्रॉपर्टी फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू कॉलम्स। इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू कॉलम्स। ये बेटा ज़्यादा समझने की आपको ज़रूरत है ही नहीं, ऊपर रो वाला समझ रखा है, सेम वैसे ही कॉलम का है, क्योंकि इन टू कॉलम्स को क्या कर लोगे आप, इंटरचेंज कर लोगे। ठीक है, यानी CI को किससे इंटरचेंज कर देना, CJ से इंटरचेंज कर देना। दो कॉलम क्या हो गए, इंटरचेंज, पहले की जगह दूसरा और दूसरे की जगह पहला। ओके, नेक्स्ट आपकी फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है
वो वही आपकी कौन से वाली, रो वाली किस पे, कॉलम पे लगा सकते हैं हम। मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम, मल्टीप्लीकेशन of the elements of any column by a non जीरो स्केलर। ठीक है, जैसे सी आई इम्प्लाइज के इंटू सी आई कर दिया। ओके, ये जैसे आप ये कह लो कि भी हमने क्या कर दिया, C1 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2 से 3 से, या C2 को कर दिया, C3 को कर दिया। ठीक है, जिस भी ऑर्डर में आपके पास डिटर्मिनेंट अवेलेबल है। उसके बाद आ जाती है हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी किसके ऊपर लगी थी, रो पे, सेम वही किसके लिए, कॉलम के लिए। एडिशन ऑफ ए नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल, एडिशन ऑफ ए नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल of the elements of any column to the corresponding elements of the other column। ओके, वही सेम हम किसी भी कॉलम के अंदर क्या कर दें, किसी भी कॉलम को राइट कर दें किसके रूप में, वो कॉलम के एलिमेंट और प्लस किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स को, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। यानी जैसे सी आई पे हमने ऑपरेट कर दिया सी आई प्लस के इंटू सी जे। ओके, जहाँ पे आई मान लीजिए पहला कॉलम है, जे मान लीजिए दूसरा है, इस तरह से। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप C1 पे ऑपरेट कर रहे हो C1 प्लस 3 इंटू C3। ओके, या 2 इंटू या 1 इंटू किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट ज़ीरो, ज़ीरो को छोड़ के, ज़ीरो नहीं लेनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास से यहाँ तक हमने क्या कर ली बेटा, बेसिक की है कौन सी एक्सरसाइज की, आपकी 4.2 एक्सरसाइज की। यहाँ पे एक चीज़ और बता देती हूँ बेटा आपको कि मान लीजिए डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में भी इफ each element of any row or column of a determinant is a 0, then value of determinant is a 0। तो प्रत्येक एलिमेंट अगर 0 हो जाता है तो उस केस में आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। या तो आपकी कंप्लीट एक रो 0 हो जाए या कंप्लीट एक कॉलम, तो उस केस के अंदर भी वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 4.2 की फाइनली बेसिक जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और बेसिक को आपको बेटा ध्यान से सुनना है, दोबारा बता रही हूँ, पहले सुनना है, उसके बाद इसके अच्छे से नोट्स तैयार करने हैं। ठीक है, आपका जो ये लॉकडाउन है इसका ये नहीं पता कि कितने दिन का और है, ये आपको अपनी स्टडी रेगुलर रखनी है, क्योंकि जो आपका सिलेबस हो जाएगा वो पॉसिबल नहीं है कि दोबारा क्लास में करवाया जाए। तो इसलिए अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं, जो आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही हैं, उनको कंप्लीट अटेंड करें और अपना काम
टाइम पे करते रहें, क्योंकि आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड एग्ज़ाम आपको देने हैं, ठीक है। तो केयरफुली आप इस बात का ध्यान रखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो नई अपलोड होते ही आपके पास आ जाए। और आपके जो फ्रेंड्स हैं दूसरे स्कूल्स वाले, तो उनके साथ भी आप इन वीडियोस को शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ की हेल्प मिले, ठीक है। ओके, थैंक यू।